नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज 4 खबरें हैं और चारों एक साथ एक बड़ी कहानी कहती। पहली, न्यूजीलैंड ने कहा कि हमारे 57% एक्सपोर्ट्स भारत में ड्यूटी फ्री जाएंगे और भारत के सभी एक्सपोर्ट्स न्यूजीलैंड में ड्यूटी फ्री। और दूसरी खबर है, इंडिया और चिले CEPA की बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं लिथियम और कॉपर के लिए। और तीसरी, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को यूरेनियम एक्सपोर्ट करने का रास्ता खोल दिया न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। और चौथी खबर है, रशिया ने डीजल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया यूक्रेन के ड्रोन स्ट्राइक्स के बाद। दोस्तों, ये चारों खबरें किस वजह से भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं, ये हमें समझना है, क्योंकि एक तरफ यूएस ईरान वॉर और हॉर्मुज डिसरप्शन ने दिखाया कि एनर्जी और ट्रेड डिपेंडेंसीज कितनी खतरनाक होती, और उसी दुनिया में भारत आज तेजी से अपनी डिपेंडेंसीज डाइवर्सिफाई कर रहा है। न्यू मार्केट्स, न्यू अलायंसेस, न्यू एनर्जी सोर्सेज। और आज की 4 खबरें उसी बड़ी रणनीति के 4 अलग अलग टुकड़े हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। तो पहली खबर है इंडिया न्यूजीलैंड FTA की, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। तो न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन ने X पर लिखा है कि न्यूजीलैंड बिजनेसेस आर सेट टू बूम विद आवर इंडिया ट्रेड डील। 57% ऑफ एवरीथिंग वी एक्सपोर्ट टू इंडिया विल बी टैरिफ फ्री फ्रॉम डे वन। यह अनाउंसमेंट PM मोदी के न्यूजीलैंड के 2 दिन के स्टेट विजिट से ठीक पहले आई, जुलाई 10-11। जी हां, जो 40 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। FTA अप्रैल में साइन हुआ था। इसके तहत 57% न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स डे 1 से ड्यूटी फ्री और आगे चलकर 95% पर जीरो टैरिफ, और इंडिया के सभी एक्सपोर्ट्स न्यूजीलैंड में ड्यूटी फ्री। न्यूजीलैंड के लिए इंडिया का बाजार 1.4 अरब कंज्यूमर्स का है और न्यूजीलैंड के लिए इंडिया चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इंडिया के लिए न्यूजीलैंड कीवी फ्रूट, एप्पल्स, मनुका हनी, लैम्ब, सी फूड, प्रीमियम प्रोडक्ट्स का एक हाई इनकम पैसिफिक मार्केट है। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक छोटी इकोनॉमी है, लेकिन यह FTA सिर्फ ट्रेड का नहीं, स्ट्रेटेजी का है। इंडिया अब अपना FTA नेटवर्क तेजी से बिल्ड कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, UAE, EFTA, UK, न्यूजीलैंड। यह एक पैटर्न है जो बताता है कि इंडिया अब एशियान सेंट्रिक ट्रेड से निकलकर जेन्युइनली ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क बना रहा है। न्यूजीलैंड का CPTPP मेंबरशिप और ऑस्ट्रेलिया के साथ गहरे इकोनॉमिक टाइज इंडिया को इंडो पैसिफिक में एक और एंकर पॉइंट देते हैं। लेकिन एक सवाल भी है, जो न्यूजीलैंड इंडिया को 57% ड्यूटी फ्री दे रहा है, उसके बदले इंडिया क्या दे रहा है? डेयरी, सीरियल्स, जो इंडिया ने सेंसिटिव सेक्टर्स में एक्सक्लूड किए हैं, वो न्यूजीलैंड के सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स हैं। यानी न्यूजीलैंड को प्रीमियम एक्सेस मिली, लेकिन उनके सबसे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स पर इंडिया की शील्ड बरकरार है। यह इंडिया की नेगोशिएटिंग स्ट्रेंथ का सबूत है। अब बढ़ते हैं खबर नंबर 2 की तरफ, यानी कि इंडिया और चिले CEPA नेगोशिएशंस को एक्सेलरेट कर रहे हैं। चिले के फॉरेन मिनिस्टर फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना की इंडिया यात्रा के बाद दोनों देशों ने चौथे राउंड की नेगोशिएशन सफलतापूर्वक कंक्लूड कर ली है। चिले दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है। चिले की सेल्स भारत को 2026 में पहले 4 महीनों में ही ऑलमोस्ट 3 गुनी हो गई। इंडिया ने चिले से लॉन्ग टर्म मिनरल सप्लाई अरेंजमेंट की रिक्वेस्ट की और चिले ने कंफर्म किया। कॉपर और लिथियम CEPA की फंडामेंटल पिलर्स हैं। इंडिया चिले बाइलेटरल ट्रेड 2024-25 में इंडिया का एक्सपोर्ट $1.15 बिलियन था और चिले से इंपोर्ट $2.6 बिलियन, यानी कि डेफिसिट। लेकिन जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है वो स्ट्रेटेजिक है। इसको कैसे देखें? तो दोस्तों, दिल्ली EV पॉलिसी में हमने देखा था कि इंडिया की बैटरी डिपेंडेंसी 75 से 85% चाइना से। चिले CEPA उसी डिपेंडेंसी को तोड़ने की कोशिश है। चिले के पास दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स हैं। चिली दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है और कॉपर ईवी मोटर से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक सब में लगता है। यह एक मिनरल डिप्लोमेसी है। यूएस ईरान वॉर ने दिखाया कि अगर एक सप्लायर ब्लॉक हो जाए तो फिर क्या होता है।
इंडिया अब एनर्जी और मिनरल्स दोनों में यही सबक अप्लाई कर रहा है। चिली से डील चाइना पर बैटरी डिपेंडेंसी कम करने की दिशा में एक ठोस कदम है, लेकिन यह तभी फुली मटेरियलाइज होगा जब इंडिया चिलियन लिथियम और कॉपर को डोमेस्टिक प्रोसेसिंग में भी यूज करे, ना कि इंपोर्ट करके चाइना को उसको रिफाइन करने के लिए दे। अब बढ़ते हैं खबर नंबर 3 की तरफ। पीएम की मेलबोर्न यात्रा में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फाइनलाइज कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की नियमित आपूर्ति का रास्ता खोलेगा और दोनों देशों के रणनीतिक सहयोग को नई मजबूती देगा। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के नोन यूरेनियम रिजर्व्स का 28% हिस्सा है। दोनों देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम एक्सक्लूसिवली पीसफुल पर्पसेस और IAEA सेफगार्ड्स के तहत ही एक्सपोर्ट होगा। इंडिया का टारगेट है कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 9 गीगावाट से बढ़ाकर 2047 तक 100 गीगावाट करना, यानी 10 गुना एक्सपेंशन, और इसके लिए फ्यूल सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन जरूरी था। इंडिया पहले ही कजाकिस्तान से यूरेनियम डील कर चुका है। कनाडा भी एक सोर्स है और अब ऑस्ट्रेलिया। 3 डाइवर्सिफाइड यूरेनियम सप्लायर्स। दोस्तों, यह डील सिर्फ यूरेनियम की नहीं, यह इंडिया की क्लीन एनर्जी स्ट्रेटेजी का एक कॉर्नर स्टोन है। दोस्तों, हॉर्मुज डिसरप्शन ने दिखाया कि फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितना जोखिम भरा है। न्यूक्लियर एनर्जी एक बेस लोड क्लीन एनर्जी है जो इंटरमिटेंट नहीं है, जैसे सोलर और विंड। ऑस्ट्रेलिया की यह डील वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत को यह कॉन्फिडेंस देती है कि उसके पास एक स्टेबल, रिलायबल, जियोपॉलिटिकली सेफ फ्यूल सोर्स है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों क्वाड मेंबर्स हैं और यह डील एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप केवल ट्रेड से आगे एनर्जी सिक्योरिटी तक भी पहुंच गई है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों देशों ने मिडिल ईस्ट सिचुएशन पर डीप कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं और ओपन मार्केट्स एक रूल्स बेस्ड ट्रेड के लिए कमिटमेंट भी रखी है। यानी हॉर्मुज क्राइसिस की पृष्ठभूमि में अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम डील एक परफेक्ट काउंटर मूव है। अब बढ़ते हैं आज की चौथी और अंतिम खबर की तरफ, जो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों एक तरह से अगर आप देखें, क्योंकि रशिया ने डीजल एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है और ये एनर्जी के लिए बड़ा शॉक है। रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने अनाउंस किया कि डीजल एक्सपोर्ट पर फुल बैन 31 जुलाई तक। वजह क्या है? वजह है यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रशिया के 42.7% ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी डिसेबल कर दी। रशिया के सभी 11 सबसे बड़े रिफाइनरीज पर कम से कम एक बार स्ट्राइक हो चुकी है और रशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी OMSK यानी कि ओम्स्क, जो 22 मिलियन मीट्रिक टन एनुअली प्रोसेस करता है, हिट हो गया है। रशिया 2025 में ग्लोबल डीजल सप्लाई का 11% था और जून 1 से 25 के बीच ही रशिया के डीजल एक्सपोर्ट्स 53% गिर चुके थे। ब्लूमबर्ग के अनुसार ग्लोबल डीजल प्राइसेस मल्टी ईयर हाईज पर सर्ज कर गए हैं। यह बैन ईरान वॉर से पहले से ही डिस्टर्बेड ग्लोबल फ्यूल मार्केट्स पर एक और शॉक है। दोस्तों, यह खबर ईरान वार के कॉन्टेक्स्ट में और भी सीरियस है। एक तरफ ईरान वार और हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन ने पर्शियन गल्फ से क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट की और दूसरी तरफ अब रशिया डीजल एक्सपोर्ट बंद कर दिए। यानी दुनिया के 2 बड़े एनर्जी सप्लायर्स एक साथ स्क्वीज हो रहे हैं। यह डबल सप्लाई शॉक है और ब्लूमबर्ग ने इसे पहले से वार्न किया था। अगर ईरान और रशिया दोनों का एनर्जी एक्सपोर्ट एक साथ रिस्ट्रिक्टेड रहा तो ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर होगा। तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ये सब रशियन डीजल के बड़े खरीदार थे। अब वो कहां जाएंगे? यूएस, इंडिया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के रिफाइंड प्रोडक्ट्स की डिमांड और बढ़ेगी। इंडिया के लिए यह कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है। एक तरफ इंडिया बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है और रशियन डीजल बैन से ग्लोबल प्राइसेस ऊंचे रहेंगे, जिससे इंडिया के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट रेवेन्यूज टेम्पररी बढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ भारत खुद भी क्रूड इंपोर्ट करता है और डोमेस्टिक फ्यूल की कीमतें पहले से ही ऊपर है। दोस्तों, अब इन चारों खबरों का अगर हम बिग पिक्चर कंक्लूजन देखें और एक साथ इनको रखें तो एक बड़ी तस्वीर बनती है।
यूएस ईरान वॉर ने सिखाया है कि जब हॉर्मुज बंद होता है तो सिर्फ ऑयल नहीं रुकता, फर्टिलाइजर रुकती है, फूड रुकता है, इकोनॉमी हिलती है। और रशिया यूक्रेन वॉर ने यह सिखाया कि जब रिफाइनरीज हिट होती हैं तो डीजल के लिए दुनिया भर की कतारें लग जाती। और इन दोनों सबकों के बीच भारत ने 3 बड़ी डील्स कर ली, न्यूजीलैंड से एफटीए और चिले से सीईपीए, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम। और यह तीनों डील्स किसी एक कमोडिटी की नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति के हिस्से हैं। न्यूजीलैंड एफटीए इंडो पैसिफिक में इंडिया की इकोनॉमिक प्रेजेंस को मजबूत करता है, जबकि चिले सीईपीए चाइना पर बैटरी डिपेंडेंसी कम करने की शुरुआत है। ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम करने की दीर्घकालिक रणनीति है। और रशिया डीजल बैन एक रिमाइंडर है कि दुनिया में एनर्जी सप्लाई चेन्स अभी भी फ्रजाइल हैं। दोस्तों, इंडिया की यह रणनीति एनर्जी, मिनरल्स और ट्रेड तीनों को एक साथ डाइवर्सिफाई करने की है। यह वो काम है जो दशकों पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब जबकि हॉर्मुज अनिश्चित है, रशिया डिस्ट्रप्टेड है और चाइना की डिपेंडेंसीज खतरनाक दिख रही हैं, तो इंडिया ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन यह रास्ता अभी लंबा है। चिले का लिथियम इंडिया में प्रोसेस होगा या फिर चाइना को जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम भारत के न्यूक्लियर प्लांट्स तक कब पहुंचेगा? और 100 गीगावाट का टारगेट रियलिस्टिक कब बनेगा? न्यूजीलैंड एफटीए में इंडियन आईटी और फार्मा को क्या मिला है? यह सवाल अभी अनुत्तरित है, अनआंसर्ड है। भारत सही दिशा में चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन सही होना काफी नहीं है, रफ्तार और एग्जीक्यूशन भी चाहिए। दुनिया बदल रही है, भारत बदल रहा है, लेकिन जो सबसे तेज बदलेगा वो सबसे आगे होगा। और यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे कमोडिटी टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी करें और साथ के साथ इस वीडियो को अपनी पूरी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ताजा, अहम और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।